औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्टिकल नंबर 6 में खुशामदीद। हमारी सीरीज चल रही है डेली टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड कंप्लायंसेस पर। पार्ट नंबर 3 पर हम आज आन पहुंचे हैं। आज आर्टिकल नंबर 6 में हमारा मुताला 7 चीज़ों के बारे में होगा। सेक्शन 153 की कंप्लायंस, 158 की, 159 की, 160 की, 161 की, रूल 43 की और सेक्शन 174 की, और साथ में रूल 29, 30, 31, 32 और 33 की। ये हमारी कंप्लायंसेस डेली बेसिस पर हम उसको पढ़ रहे हैं। ये उन्हीं का एक हिस्सा है। हमने जो रोज़ाना चीज़ें मद्देनज़र रखनी है, हमने सेक्शन 53, 158, 159, 60, 65, 43, 174, 29, 30, 31, 32, 33 रूल भी जहन में याद रखने हैं और फिर हमने काम करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो सेक्शन 153 पर आए। तो सेक्शन 153 की कंप्लायंस ये है कि सेक्शन 153 ये कहता है हमें ये कहता है कि ऑपरेशन के एतबार से पाकिस्तान में सिर्फ 3 ही काम हो सकते हैं, 3 कारोबार आपके हो सकते हैं ऑपरेशनल लेवल पर। नंबर 1, या तो आप सप्लायर हैं, चीज़ें सेल आउट करते होंगे, अशिया का काम करते हैं, शेयर गुड्स। दूसरा काम है कि अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं तो वो सर्विसेज हो सकती हैं, 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, पिछले आर्टिकल में भी बात हो चुकी है पहले भी। तो सेक्शन 153 ने ऑपरेशन लेवल के ऊपर 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया हुआ है। वो ये कहते हैं कि आप जो भी काम करें, आपको 3 कैटेगरीज में किसी एक में फॉल करना पड़ेगा। ठीक है जी। या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, या आप सप्लायर हैं, या फिर सर्विस प्रोवाइडर हैं, बस। अब वो कहते हैं जी चौथा काम कोई नहीं है, एफबीआर वाले कहते हैं। ऑपरेशनल लेवल की बात हो रही है, ऑपरेशनल लेवल पर। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जब ये तीनों काम करें, आप ये कर रहे हों, सेक्शन 153 की कहानी ये है। तो जब आपको कोई पेमेंट किसी को करेंगे ना, पेमेंट 2 तरह की हो सकती है। वो कह रहा है या तो कॉस्ट ऑफ सेल आपने परचेज की है, उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो या तो सप्लाईज आपने खरीदनी है किसी से, सप्लाईज अशिया, उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, और उन्हीं अशिया, वो अशिया आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है, उनको आगे सेल आउट करना है आपने। दूसरा होगा एडमिन खर्चे कर सकते हैं, जनरल खर्चे हो सकते हैं, सेलिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, वो एडमिन एक्सपेंस कह लें उन्हें, 2 तरह के खर्चे। तो जब आपने करने हैं, तो अशिया जब खरीदेंगे तो इनके अगेंस्ट जब पेमेंट करने लगेंगे तो टैक्स को डिडक्ट करना है एक खास परसेंटेज से। और इसको यहाँ से पता चला कि WHT की स्कीम है पाकिस्तान। सेक्शन 153 ने बुनियाद रखी है विद होल्डिंग टैक्सेस की, ये कहकर कि जब पेमेंट करने लगे तो टैक्स काटना है, डिडक्ट करना है, कलेक्ट करना है, और करने के बाद चालान उसको दे देना है। ये सेक्शन 153 की बात थी, पहले भी बात हो चुकी है। तो इसकी कंप्लायंस करते हुए हम ये काम करते हैं कि जब भी किसी को पेमेंट करते हैं, और अगर हम विद होल्डिंग एजेंट हैं, तो हम ये काम लाजमी करेंगे। चाहे सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, चाहे रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, चाहे हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस की पेमेंट कर रहे हैं, चाहे मिसलिनियस खर्चे हैं, चाहे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है, चाहे एंटरटेनमेंट का खर्चा है, चाहे आप मार्केट से एक एलसीडी क्यों ना लेके आए, कंपनी लेके आएगी तो एलसीडी को पेमेंट करते हुए 1 लाख की है तो उसके ऊपर टैक्स काटना, ये वो लॉ कह रहा है। अच्छा, तो लिहाजा अब हम इसकी कंप्लायंस करेंगे सेक्शन 153 की। हमें विद होल्डिंग एजेंट बनने के बाद
विद होल्डिंग एजेंट कैसे बंदा बनता है, ये सेक्शन 153 के अंदर ही लिखा हुआ है कि प्रेस्क्राइब पर्सन कौन है। मोटे मोटे में बता दिए थे कि अगर कॉर्पोरेट क्लाइंट है, अगर आप एसएससीपी से रजिस्टर्ड शुदा है तो फिर तो आप हैं ही हैं, आप तो विद होल्डिंग एजेंट हैं। और अगर आप नॉन कॉर्पोरेट हैं तो फिर 5 करोड़ की सेल किसी एक साल में 2007 के बाद, सोल प्रोपराइटर है तो 2009 के बाद किसी एक साल 5 करोड़ की सेल को टच कर जाएं, तो फिर टच करने के बाद चाहे फिर कभी किसी साल 5 करोड़ की सेल सालाना ना हुई हो, फिर भी आप विद होल्डिंग एजेंट रहेंगे और जब भी पेमेंट करेंगे तो टैक्स डिडक्ट करेंगे। अच्छा, अब ये सेक्शन 153 ने सर पर तलवार लटका दी है कि ये आपकी ड्यूटी बना दी गई है और जिस बंदे का टैक्स कट रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है। एक बंदे की ड्यूटी, एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आते हैं WHT के ऊपर। अब अगले सेक्शन सारे WHT को टच करेंगे और वो स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन 158 से। पहले तो ये सोच लें कि WHT क्या है। पहले भी नॉलेज में भी पढ़ा हुआ है और आर्टिकल में भी बात आपने सुनी होगी कि WHT क्या विद होल्डिंग स्कीम है। सेक्शन 153 ने इसको बताया, सेक्शन 153 ने इसको बताया है कि विद होल्डिंग रजीम पाकिस्तान में फॉल करेगी और जब भी तीन ऑपरेशन में से किसी एक में आपने पेमेंट करनी है तो टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये स्कीम है, इसको पे भी कहा जाता है, PAY, पे एज यू अर्न। एज यू अर्न मतलब कि जैसे आपको 1 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हैं, कस्टमर आपका आपको कर रहा है तो आप अर्न कर रहे हैं, तो जैसे आप अर्न करें साथ ही आप टैक्स को डिडक्ट करके साथ ही टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। जैसे 1 लाख मिला, मसूल हुआ, और दूसरे बंदे की ड्यूटी कि वो आपका साथ में टैक्स भी डिडक्ट करके हुकूमत से पाकिस्तान को जमा करवा दे। ये है WHT। अच्छा, इसकी नेचर क्या होती है WHT, गौर से सुनिएगा। पूरा लॉ बना है अक्रूवल बेस, स्वाय विद होल्डिंग रजीम के। विद होल्डिंग रजीम जो है वो कैश बेस्ड है और पूरी विद होल्डिंग रजीम कैश बेस्ड है, लेकिन उसमें सिर्फ एक सेक्शन अक्रूवल बेस है। अब देखिए, चलें जी विद होल्डिंग टैक्स रजीम पर आते हैं, जो अपने डेली बेसिस पर जिस काम करना है। सेक्शन 158 है हमारा पहला जिसकी कंप्लायंस करनी है। टाइम ऑफ डिडक्शन कहता है कब पैसे काटने हैं। आपने सेक्शन 153 में तो कह दिया कि जब भी पेमेंट करें ऑपरेशन लेवल के ऊपर, या सप्लाईज खरीदें या सर्विसेज परचेज करें या कॉन्ट्रैक्ट करें किसी के साथ, तो इन तीनों के हवाले से जब भी पेमेंट करें तो विद होल्डिंग एजेंट अगर आप हैं तो फिर आपने 6 स्टेप जो एक आर्टिकल में आपने पढ़े थे उसको लगाने के बाद जो करेक्ट रेट निकलता है टैक्स का वो अप्लाई करके लगा दें और चालान जनरेट करें जो आपने सीखा हुआ है, और करने के बाद आप उसे पे आउट कर दें NBP या स्टेट बैंक में और चालान उसको दे दें, काम खत्म करें, अपनी ड्यूटी खत्म। अगर आप ये ड्यूटी नहीं निभाते तो फिर क्या होगा, अभी 5 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा। देखें, वो ये कह रहा है कि जब द अमाउंट ऑफ टैक्स एट सोर्स शेल बी डिडक्टेड एट द टाइम द अमाउंट इज एक्चुअली पेड। कह रहा है जी कि सैलरी एक्सपेंस है आपका, आप बुक करते हैं 30 तारीख को अप्रूवल डाल के कि 30 दिन हो गए, बाहर बंदा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, उसकी तनख्वाह 15,000 रुपया थी, वो मैंने पे कर दी। आप ये कह रहे हैं, आप कहते हैं मैं तो तनख्वाह 5-6 तारीख को देता हूँ तो मैं पेबल स्टैंड कर लेता हूँ, खर्चा मैं 30 को ही डालूंगा, पीछे जाके अप्रूवल डाल देते हैं, ऐसा ही है ना जी। तो जब आप 30 को अप्रूवल डालते हैं, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और अप्रूवल या सैलरी पेबल क्रेडिट, तो होगा ये कि जब आप इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जिसको बैलेंस शीट कहते हैं उसमें पेबल आ रहे होंगे, करंट लाइबिलिटीज में सैलरी पेबल आ रही होगी, लेकिन खर्चा डल जाएगा। तो लॉ ये कहता है कि खर्चा डलने से WHT नहीं जनरेट होगी, उसकी ड्यूटीज नहीं बनेंगी आप पर। कब बनेंगी, जब एक्चुअल पे करेंगे, चाहे उसको 5 महीनों बाद तनख्वाह दे दें, जब तनख्वाह जिस दिन देने लगेंगे एक्चुअली पेड होगा, जब कैश बेस्ड की रजीम है सारी, तो उस वक्त ही टैक्स डिडक्ट करना है। इनवाइस आपने दे दी और उस बंदे ने आपको, ये नहीं है कि इनवाइस जिस दिन दी है वो उसी दिन ही वो कम करेगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं।
जिस दिन वो चेक को इशू करेगा उसी दिन वो टैक्स को डिडक्ट करेगा। एक बात ध्यान में रख लें कि ये कैश बेस्ड है। जब कैश पे करेंगे, ये ऐसा नहीं एक्रूवल बेस है कि खर्चा बुक किया, इनकम बुक की तो साथ ही टैक्स डिडक्शन भी डाल दी। ना 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 ना, इसका ताल्लुक कैश के साथ है। कैश पे होगा तो तब भी टैक्स डिडक्ट करना है, अदरवाइज आपके हाथ कटे हुए हैं, आप नहीं काट सकते किसी का टैक्स, और ना कोई आपका काट सकता है जब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। चलें आगे चलते हैं। सेक्शन ये तो सेक्शन 158 की कंप्लायंस टाइम बताया जिसमें आपको कि जब काटना है। अब आपने टैक्स काट लिया, अब आपको मैं ये बताता हूँ रूल 43। चले 43 की बात बीच में बाद में कर लेते हैं। अब आते हैं सेक्शन 159, कहता है एग्जाम्पशन और लोअर रेट सर्टिफिकेट। कहता है बाज का ऐसा होगा, एज पर एनी प्रोविजन ऑफ टैक्स इफ एनी पर्सन इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स और इज सब्जेक्ट टू 100% टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 100 he may apply to commissioner inland revenue for issuance of an exemption or lower rate certificate। वो ये कह रहा है कि जरूरी नहीं कि आप हर बंदे का टैक्स काट सकें। कुछ ऐसे भी लोग आपको टकरेंगे, मिलेंगे कि जो कहेंगे भाई आप मेरा टैक्स नहीं काट सकते, लेकिन वो सेकंड शेड्यूल में आते होंगे, या उनको एग्जाम्पशन मिली हुई होगी, या उन्होंने खुद अप्लाई करके ली हुई होगी, या वो पीटीआर की में ऐसी रजीम में होंगे कि दोबारा टैक्स कट रहा होगा और वो नहीं कटवाने देंगे आप। मिसाल के तौर पर आते हैं पीटीआर में, एफटीआर वाला। एफटीआर वाला फाइनल टैक्स रजीम में जब इंपोर्ट करता है तो वो सेक्शन 148 फाल करते हैं इंपोर्ट, और ये सेक्शन 169 में बात लिखी हुई है। हमें पता चलेगा कि एफटीआर को तो सेक्शन 169 रेगुलेट करता है। सेक्शन 169 देखा, उसमें इंपोर्ट्स का जिक्र मिल गया। इंपोर्ट को चेक किया तो ये कस्टम वालों की ड्यूटी लगाई थी कि इंपोर्ट पर हमारा टैक्स कलेक्ट कर लें। लिहाजा जो हमारा शुरू में टैक्स कट गया, डिडक्ट हो गया, वही फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी है। हमने चीज़ों को आगे फर्दर अमेंड नहीं किया और वैसे ही हमने सेल आउट कर दिया किसी कस्टमर के पास। अब कस्टमर है हमारे जैसा, वो कहता है जनाब मैं तो टैक्स काटूंगा, डिडक्ट करूंगा, मुझे तो सेक्शन 153 कहता है कि मैं आपका टैक्स डिडक्ट करूं, मुझे तो हुक्म है। तो वो कहेगा जनाब मैं सेक्शन 159 में चेक करेंगे आके, उसकी कंप्लायंस में हूँ कि मैंने जनाब, मुझे एग्जाम्पशन है, मैं एफटीआर में क्यों भी कैसे, जनाब मैं इस तरह हूँ कि मैंने इंपोर्ट की थी और मेरा टैक्स कट चुका है, अब एक ही प्रोडक्ट के ऊपर दोबारा टैक्स नहीं कर सकता। लिहाजा मेरे कारोबार की एक ही ट्रांजेक्शन, चीज़ को खरीदा, चीज़ को बेचने जा रहा हूँ, तो मेरा टैक्स डबल नहीं डिडक्ट हो सकता। लिहाजा वो कहेगा कि अच्छा नहीं कर सकता, तो फिर मुझे बिल ऑफ एंट्री दिखाएं कि मुझे वाकई यकीन आ जाए कि जो इनवाइस में प्रोडक्ट लिखी हैं वही आपकी बिल ऑफ एंट्री में भी है। बिल ऑफ एंट्री होती है जो इंपोर्ट करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट बनता है। वो कहेगा ओके, तो आप उसको बिल ऑफ एंट्री दे देंगे, तो फिर वो बिल ऑफ एंट्री को अपने रिकॉर्ड के तौर पर रख लेगा और आपका टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा। कल को जब उस आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस बंदे का कॉस्ट ऑफ सेल है, इतने लाख पे किए हैं, टैक्स क्यों नहीं काटा, तो आप उसकी बिल ऑफ एंट्री दिखा सकते हैं कि सर वो तो एफटीआर में था बंदा, लिहाजा मैं उसका कैसे काटता। दूसरी मिसाल भी देखें, और भी है। दूसरी मिसाल ये है कि आप मेट्रो में जाते हैं परचेसिंग करने, और उन्होंने इनवॉइस के पेंदे में लिखा हुआ कि हमारा कोई टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकता। हम सेकंड शेड्यूल में फाइल करते हैं और उसमें लिखा है कि कोई 1-2 अरब की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दे पाकिस्तान में, तो फिर पेड अप कैपिटल उसका इतना हो, इतने मिलियन, तो फिर उसके बाद कोई उसका टैक्स नहीं डिडक्ट कर सकता, तो लिहाजा आप नहीं कर सकते। उसने नीचे जुमला लिखा है, तो लिहाजा आप वो इनवॉइसेस संभाल के रखते जाएं और कहीं कि मेट्रो वालों को पेमेंट करता था और जब मैं टैक्स डिडक्ट करता था तो वो नहीं करने देते, और वो कहते हैं हमें एग्जाम्पशन है, और ये उनका ये जिस कानून के तहत वो एग्जाम्प्ट है वो ये कानून है। दो बहाने हो गए, और भी फर्दर बहाने हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल अर्ज करता हूँ आपसे कि आप टैक्स डिडक्ट आपका हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, लेकिन जब आप उसको काउंट करते हैं तो वो आपका टैक्स ज्यादा डिडक्ट हो चुका होता है आपकी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी से। आपकी जो ईयरली लाइबिलिटी है एनुअल टैक्स की, वो फर्ज करें 30 लाख है, और आपका 32 लाख टैक्स कट चुका है 9 महीनों में। ज़ाहिर है जिसने पेमेंट्स करनी, हो सकता है आपको पता नहीं, ये कैश बेस्ड है, यानी कि जो आपने सेल कर रहे हैं सिर्फ उसके पैसे नहीं आने, पिछले साल की जो सेल है उसके पैसे फंसे हुए हैं, वो भी आ सकते हैं इस साल। तो जब उसने पैसे देने हैं तो उसने तो टैक्स डिडक्ट कर लेना, तो मुमकिन है पिछले साल की सेल ज़्यादा हुई और उसके पैसे रहते हों काफ़ी ज़्यादा, और वो इस साल ही सारे वसूल हुए हों, तो वो टैक्स तो कट गया। अब टैक्स जो कट जाता है उसके साथ ये सलूक किया हुआ है एफबीआर वालों ने कि उसकी जो नेचर है ना वो फाइनल और मिनिमम की हुई है, यानी कि कट जाने वाला टैक्स फाइनल है।
तो लिहाजा आपका तो टैक्स ज़ाया हो गया, वो तो फाइनल डिस्चार्ज में चला गया। तो लिहाजा आपकी असल लायबिलिटी तो 30 लाख है, वो तो 32 लाख है। जो कटी जा रहा है वो तो खत्म होता जा रहा है, उसका रिफंड नहीं ले सकते। लिहाजा आप इनकम टैक्स कमिश्नर को खत लिखते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जारी किया जाए, मुझे एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दे, ताकि जो मेरा टैक्स काटे 9 महीनों में मेरा काफ़ी ज़्यादा कट गया है, और वो आपका चेक करने के बाद आपको एग्जेम्पशन दे देगा और वो कहेगा अगले 3 महीने, 12 महीने अभी पड़े हैं, 12 महीनों में 9 गुजर गए हैं, 3 पड़े हैं, तो अगले 3 महीनों के लिए कारगर है, कोई इसका टैक्स ना काटे। तो जो कटेगा वो उसके लिए ज़ाया जा रहा है, क्योंकि ये इसको कहीं एडजस्ट ही नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये भी एक बहाना है कि आपका कोई टैक्स ना काटे या आप किसी का नहीं काटें। आपको कोई पूछेगा कि भाई टैक्स नहीं काटा, तो आप कहेंगे वो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट है उसके पास, वो उससे लेना पड़ेगा आपको। तो इस तरह मुतअद्दिद और भी बहाने हैं जो बाद में पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। सेक्शन 160 कहता है जी कि a person who is responsible for reduction or collection of tax at source has to deposit the amount of tax within a period specified in rule 2002 रूल 43। कहता है अगर आपने टैक्स काट ही लिया है, डिडक्ट कर लिया है और आपकी ड्यूटी आपने पूरी कर ही ली है, तो अब उसको हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जमा करवा दें, अपने घर में ना रखें पैसों को। सेक्शन 160 की कंप्लाइंस हमें करनी पड़ेगी डेली। हमें पता होगा कि जितना टैक्स डिडक्ट किया है हमने लोगों का, वो जमा भी करवाना है। तो ये हमें सेक्शन 160 कही जा रहा है कि जमा करवाना है, जमा करवाना है, जमा करवाना है। उसके ऊपर जमा का टैग लगा दिया इसने कि पास नहीं रखना है। अच्छा, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई कब जमा करवाना है, कितने दिन होते हैं? तो रूल 43 हमें इसका जवाब देता है। रूल 43 हमें कहता है कि भाई अगर तो हुकूमत पाकिस्तान का कोई अदारा है, अगर तो हुकूमत पाकिस्तान को कोई अदारा है, तो वो आपका जो टैक्स है वो एक दिन के अंदर अंदर जमा करवा देगा। जाहिर है जिस दिन उसने डिडक्ट किया आपका, उसी दिन में हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवाए। और अगर मैं और आप हैं, इंडिविजुअल हैं, एओपी हैं, कंपनी हैं, अदर देन गवर्नमेंट है, तो फिर उसके लिए 7 दिन का टाइम वक्त है। 7 दिनों के अंदर अंदर डिडक्ट किया हुआ, अपनी ड्यूटी निभाते हुए WH की स्कीम के तहत वो जो टैक्स है वो हुकूमत के खजाने में जमा करवाना है 7 दिन। लेकिन ठहरिए, ये 7 दिन कब से स्टार्ट होंगे और कब खत्म होंगे, ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि 7 days from the end of each week ending on every Sunday। मतलब इसका ये हुआ कि आप जिस वीक में वो टैक्स किसी का डिडक्ट करते हैं वो सारा वीक माफ है आपको, और आपका असल दिन, 7 दिन जो काउंट करने हैं वो वहां से स्टार्ट होते हैं जिस वीक में आपने टैक्स डिडक्ट किया था, उसके बाद वाला वीक जो स्टार्ट होता है संडे से, मंडे से स्टार्ट होता है, एंडिंग ऑन एवरी संडे। जो वीक संडे को खत्म हो गया और स्टार्ट हुआ, शो शॉर्ट बात है कि वो संडे मंडे को स्टार्ट हुआ, तो मंडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक आपके पास टाइम है। मैं समरी इसकी बयान कर देता हूँ। समरी ये है कि आपने मंडे वाले दिन टैक्स डिडक्ट पेमेंट की और टैक्स डिडक्ट करके रख लिया। अब आपके पास कितने दिन है, सवाल है। इसका जवाब ये है कि मंडे से लेकर अगले संडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारे दिन माफ हैं, ये अपने पास पैसे रख सकते हैं। 7 दिन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए। सात सात जो दिन है उसमें पहला दिन स्टार्ट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम एवरी मंडे, यानी कि मंडे में टैक्स काटा और ये वीक, जिस वीक में काटा वो वीक तो मुफ्त में आपको मिल गया, क्योंकि ये वीक खत्म हो रहा है संडे को, तो संडे तक तो आपको दिन काउंट ही नहीं करने। ठीक है, लिहाजा टेक्निकली तौर पर बाज का ऐसा भी होगा, आप सैटरडे को टैक्स काटेंगे तो उसके लिए सैटरडे के बाद संडे खत्म हो जाता है, संडे लास्ट डे है ना, वो कहता है मंडे टू संडे है। FBR का जो सर्कल है मंडे टू संडे है। तो अगर आप हफ्ते वाले दिन किसी का टैक्स काटते हैं तो हफ्ता भी मुफ्त में मिल गया, संडे भी मुफ्त में मिल गया, और उसके बाद फिर पूरा अगला वीक मिल गया, तो 8 दिन मिल गए या 9 दिन मिल गए। तो अगर मंडे को काटेंगे तो फिर वो 13-14 दिन मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये फिर लक पर कोई बात है कि हफ्ते के आखिरी दिनों में कटेगा तो उसके लिए फिर वो वीक, बस इसकी
छोटी सी निशानी है, जेल में रखनी है कि जिस वीक में काटा, चाहे वो मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को या संडे को, इन सारे वीक को किसी एक दिन में टैक्स डिडक्ट कर लिया तो वो पूरा वीक माफ है। तो संडे को भी किसी का अगर आप दफ्तर लगाते हैं संडे को आके तो डिडक्ट करते हैं टैक्स, तो फिर उसके लिए वो आखिरी दिन था मुफ्त वाला, फिर उसके बाद मंडे से नया दिन स्टार्ट हो जाएगा, डे नंबर 1 काउंट होना शुरू हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि जो वीक, जिस वीक में आप काटें टैक्स डिडक्ट करें, वो सारा वीक माफ है, और उसके बाद मंडे से फिर ऑनवर्ड दिनों की काउंटिंग स्टार्ट होती है, जो कि 7 है। 7 दिन के अंदर अंदर आपने जमा करवाना है। यानी कि टेक्निकली 14 दिन बन जाते हैं, 13 या 14 दिन बनते हैं अगर मंडे को अर्ली आके मंडे वाले दिन की ट्रांजेक्शन के लिए 14 दिन पड़े होंगे जमा करवाने के लिए टैक्स। और जूं जूं ट्यूसडे पर आएंगे तो फिर 13 दिन रह जाएंगे, फिर मतलब जैसे जूं जूं अगले दिन बढ़ते जाएंगे उधर से काम होते जाएंगे। चलेंगे आगे आते हैं सेक्शन 161। जनाब सबसे खतरनाक सेक्शन है पूरे लॉ में, खतरे से खाली नहीं है। वो कहता है पर्सन collected deducted tax shall deposit the amount to government of Pakistan in a prescribed period, जो कि पीरियड पहले डिस्कस कर चुके हैं रूल 43 में। he will personally liable to pay tax if he will fail to deposit the collected tax or late deposit। कहता है जी अगर आपने किसी का टैक्स डिडक्ट करना था 4,000 रुपया और नहीं कर सके तो फिर वो 4,000 अपने पल्ले से आप देंगे, पल्ले से देना है। अच्छा आपको पता है ना कि अगर किसी का टैक्स ना काटें तो आपने एक आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि वो खर्चा ही खत्म हो जाता है। यानी कि अगर आपने मैंने 1,00,000 रुपया पे किया और कॉस्ट ऑफ सेल के अगेंस्ट और कुछ चीजें परचेज की हैं, टैक्स नहीं काटा, तो क्या था वो 1,00,000 ही नहीं माना जाता। अब वो कहता है 1,00,000 तो नहीं माना जाना, ये तो एक बात है, लेकिन अगली बात ये है कि वो इसकी वजह से वो टैक्स का ना काटना बहाना नहीं बनेगा। वो जो 1,00,000 के ऊपर जो टैक्स काटना था पेमेंट करते हुए, वो टैक्स भी आपसे लिया जाएगा। आप फेल हो गए, टैक्स आपकी ड्यूटी थी, आपने ड्यूटी नहीं निभाई। लिहाजा सेक्शन 161 ये कहता है कि हर बंदे का टैक्स काटें। अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं और उसका टैक्स बनता है कटना, रिक्वायर है वहां पर, तो आप टैक्स को डिडक्ट करें। डिडक्ट करने के बाद अगर आप नहीं कर पाते तो वो खर्चा तो डिसअलाउड होना ही होना है, लेकिन वो जो टैक्स नहीं काटा वो आपने पल्ले से देना है। अच्छा, ये बड़ी मशहूर मारूफ बात है। फिर वो कहता है कि इन केस ऑफ नॉन रिडक्शन ऑफ कलेक्शन टैक्स एक्सपेंसेस विल नॉट बी एडमिसिबल। ये अभी मैंने बात कर दी कि दो काम होंगे, एक वो टैक्स आपको पल्ले से जमा करवाना पड़ेगा जिसमें आप फेल हो गए कलेक्ट करने में, दूसरा वो जो खर्चा किया है वो भी आपका नहीं माना जाएगा। हाँ, अब उन्होंने ऐसा किया है कि खर्चा ना मानने वाली बात में एक उन्होंने कहा है कि 80% खर्चा मान लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल की बात हो रही है, और 20% फिर भी नहीं माना जाएगा अगर आप टैक्स नहीं काटते तो। लेकिन टैक्स नहीं काटते तो टैक्स आपसे लिया ही जाना है। अच्छा, अगर आप 7 दिनों के अंदर अंदर, 7 से मुराद ये वही हो गया कि टेक्निकली 7 से लेकर 14 दिन, 14 दिन के अंदर अंदर आप टैक्स नहीं जमा करवाते 7 से 14 के दरमियान, तो फिर क्या होगा, फिर 12% सरचार्ज पड़ेगा आपको। सरचार्ज ये वो है कि अगर यही रकम हुकूमत पाकिस्तान के पास होती तो हुकूमत पाकिस्तान ने उसको बैंकों को दे के इतना इंटरेस्ट कमा लेना था 12% एनुअल, तो लिहाजा ये 12% एनुअल जो है वो अब आप अदा करेंगे जितना लेट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें बड़ी मजेदार एक बात और भी आ गई है, आप डर गए हैं काफी ज्यादा ना। आपने कहा कि मैं किसी का टैक्स नहीं काटता, वो मेरा खर्चा भी नहीं माना जाता, ये तो बात मुझे पता चल गई थी, लेकिन नई बात बताई कि वो टैक्स मैंने नहीं काटा, डिडक्ट नहीं किया, तो वो पल्ले से जमा करवाना है। तो ये एक नई बात आपको पता चली होगी। अब यहाँ पर इसके लिए स्पेशल इस बात के लिए एक उनका यूनिट कायम है, और स्पेशल 161 का ऑडिट होता है। ऑडिट होते हैं 3। सेक्शन 170 का बैलेटिंग के जरिए मेंबर एफबीआर करता है और उसको किसी बात रीजन बताने की जरूरत नहीं कि मैंने क्यों सिलेक्ट किया। नंबर 2, इनकम टैक्स कमिश्नर कर सकता है सेक्शन 122(5)(a) के तहत, और उसको वजह बयान करनी पड़ती है कि कोई रेवेन्यू का इशू है, रेवेन्यू आपने छुपाया हुआ है ऐसे ऐसे, तो मैं आपका सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑडिट, उसको वजह बयान करनी पड़ेगी और वो फाइटेबल है। तीसरा है 161 का ऑडिट, इसी का ही 161 कहता है कि हर बंदे को जिसको आप पेमेंट करते हुए टैक्स डिडक्ट करना था, अगर नहीं किया तो फिर वो खर्चा तो डिसअलाउड भी करेंगे और टैक्स आपसे लेंगे, लिहाजा वो टैक्स आप दे दें। तो लिहाजा इसका प्रॉपर ऑडिट होता है और हर कंपनी का होता है, इसमें बैलेटिंग करने की जरूरत नहीं होती, इसका होना ही होना है। तो लिहाजा
अब आपने अगर टैक्स नहीं डिडक्ट किया हुआ तो फिर आप बहाने बना ले कि आपने किस किस वजह से नहीं किया था, वो हम बाद में टैक्स मैनेजमेंट में आपको बताऊंगा क्या क्या बहाना हमारे पास। अच्छा, एक चौथा पॉइंट इसमें लिखा है, बट इफ अदर पर्सन सेल्फ डिपॉजिट द टैक्स, बट इफ अदर पर्सन self deposit the tax, then it will take that the defaulting person deposit it and no recovery or surcharge will be applied to the defaulting person. अब यहाँ पर आपके मजे की बात आ गई। ये कह रहा है कि मैंने एक बंदे का टैक्स नहीं काटा। फर्ज करें एक सैलरी पर्सन था, जैसे पिछली भी एक एग्जांपल, 1 लाख उसकी तनख्वाह थी, मैंने पे की, टैक्स 2000 महीने का बनता था, नहीं काटा, नहीं डिडक्ट किया, मैं फेल हो गया हूँ, रिक्वायर था लेकिन हमने नहीं काटा कंपनी वालों ने। ठीक है जी, अब 161 का ऑडिट हुआ है और उसमें हमें पकड़ लिया कि जनाब ये खर्चे हुए, इनकी अगेंस्ट रिक्वायर बनता था, भाई वो उस पर सैलरी टैक्स लगना था, आपने क्यों नहीं काटा और जमा नहीं करवाया, लिहाजा 1 लाख तो गया ही गया, वो खर्चा खत्म और प्रॉफिट बढ़ गया, और प्रॉफिट बढ़ने से मजीद टैक्स भी अदा करना पड़ेगा आपकी कंपनी को। लेकिन इसके साथ साथ वो जो 2000 टैक्स उसने जमा आपने काटना था वो अब आप देंगे, अपने पल्ले से लेंगे। अब यहां से पता चला कि हमने उस बंदे को प्रोब किया, यार 2000 टैक्स आपका काटना था, नहीं काटा। तो वो अगर कह दे कि यार मैंने रिटर्न जमा करवाई थी, मैंने 1 लाख रुपए मेरी तनख्वाह थी और मैंने 12 तनख्वाहें 12 लाख के हिसाब से जब मैंने डिपॉजिट किया, अपनी सबमिट की रिटर्न, तो उसने कहा जी आपका 50,000 टैक्स बनता है साल का, फर्ज कर। तो जब उसने कहा कि 50,000 टैक्स बनता है तो वो मैंने जमा करवा दिया था, लिहाजा आप खुश हो जाए, क्योंकि जो आपकी ड्यूटी थी वो उसने पूरी कर दी, अल्टीमेटली टैक्स तो जमा हो गया। टैक्स तो 2000 काटना था, वो आप नहीं काट सके, लिहाजा वो 2000 था उस हिसाब से जो उसने अपनी लाइबिलिटी खुद ही पे ऑफ कर दी, लेकिन साल के बाद की। तो फिर इस सूरत में अगर आप ये सबूत ला सकते हैं ना कि आपने जो टैक्स डिडक्ट नहीं किए लेकिन कंपनियों ने खुद अपने टैक्स खुद पे कर दिए फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी में एनुअल, तो फिर आपको ये वाला टैक्स खुद पल्ले से नहीं देना पड़ेगा। ठीक है जी, डिफॉल्टिंग पर्सन को फिर कुछ नहीं होगा, रिकवरी नहीं हो सकती आपसे टैक्स की। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर आपको एग्जांपल कोट करता चलूं, सुई नादरन वालों ने टैक्स डिडक्ट किया 1 करोड़ तकरीबन, एक कंपनी का, हाई कोर्ट में केस चला गया। अब वहां पर जाके उन्होंने कहा कि आपने डिडक्ट नहीं किया, लिहाजा आपका 1 करोड़ रुपया तो डिसअलाउड हो ही गया खर्चा, लिहाजा 1 करोड़ का टैक्स था, सॉरी 1 करोड़ का वो टैक्स था। ठीक है, वो कहता है कि 1 करोड़ का टैक्स आपने डिडक्ट नहीं किया। स्वी गैस वालों ने कहा कि ओके वेल एंड गुड, आप जानते हैं कि जो टैक्स क्रेडिट है अल्टीमेटली तो टैक्स 1 करोड़ जमा होना चाहिए उनका, बिल्कुल उनके, ये आप एडवांस टैक्स को जानते हैं जी। एडवांस टैक्स क्या है? एडवांस टैक्स वही है कि अपनी जो टैक्स की लाइबिलिटी है, पिछले साल की रिटर्न और पिछले साल का टर्न ओवर, उसमें टैक्स टैक्स पेबल जितना टैक्स पे किया था और पिछले साल की का टर्न ओवर, दोनों का जो रेशो है, इसी साल भी जितनी सेल हुई है उस हिसाब से टैक्स भी इन 3 महीनों में देना है। वो कहता है वेल एंड गुड। कहता है क्या ये जो मैं 3 महीने में टैक्स पे कर देता हूँ, क्या इसका क्रेडिट मिलता है सेक्शन 168 के मुताबिक? हाँ, जो मिलता है वो क्या है? वो ये है कि जो लोगों ने टैक्स काटे हुए होते हैं ना, डट किए होते हैं 3 महीनों में, फर्ज करें मेरा एडवांस टैक्स बना 50 लाख, ठीक है जी, पिछले साल का टर्नओवर और पिछले साल का टैक्स दोनों का आपस में ताल्लुक, रेशो जो बनती है वो इसी साल के 3 महीनों के टर्नओवर के साथ उतना टैक्स फिर देना पड़ेगा। ठीक है, फर्ज करें, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फर्ज करें पिछले साल की 1 करोड़ की सेल है, टैक्स 1 लाख रुपया दिया, दोनों की आपस में रेशो 1 और 100 की बन गई। नया साल आया, 3 महीने गुजरे, 3 महीनों में मेरी एक 10 लाख हुई, तो पिछले साल 1 और 100 की रेशो थी, इस दफा भी 10 लाख की सेल होने पर 1 और 100 की रेशो बनाकर मैं बता दूंगा मेरा 10,000 टैक्स बनना। अभी एडवांस में टैक्स मुझे जमा करवाना पड़ेगा। अगर मेरा 10,000 टैक्स 3 महीनों में वैसे ही डिडक्ट हो चुका है तो फिर मैं क्यों जमा करवाऊंगा, क्योंकि मेरा तो एडवांस टैक्स चला गया, लोगों ने डिडक्ट कर लिया। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है।
तो कहते हैं चलें ठीक है, उस कंपनी से पूछ लेते हैं, ये कंपनी को बुलाया, जी आपने अपना एडवांस टैक्स जमा करवाया? वो कहते हैं हमने करवाया। कितना बना था? जी 2 करोड़। अच्छा, उनके हमने आपका जो 1 करोड़ टैक्स नहीं काटा, तो जब आपने उसको एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन की तो आपने खुद जमा करवा दिया? उनका बिल्कुल। उनके अगर हम काट लेते आपका टैक्स 1 करोड़, तो फिर आप क्या करते? वो कहते 3 महीने की लाइबिलिटी 2 करोड़ बननी थी, और अगर आप 1 करोड़ काट लेते तो पीछे हमने सिर्फ 1 करोड़ ही जमा करवाना था, क्योंकि एक आपने काट लिया तो वो भी तो हमारा टैक्स गया रहा। तो एक आपने काटा, एक हम करवाते, तो मैंने तो अल्टीमेटली 2 करोड़ ही देना था 3 महीनों का। मेरा क्योंकि इतनी लाइबिलिटी बन रही थी एडवांस टैक्स की। तो उसने कहा जी बस, अदालत को बताया कि सर मसला ये है कि सेक्शन 161 के मुताबिक ही हम बात कर रहे हैं कि डिफॉल्टिंग पर्सन, हम डिफॉल्टिंग पर्सन है, हमने नहीं काटा, लेकिन अगले बंदे ने, हमने नहीं काटा तो उसने खुद जमा करवा दिया, क्योंकि उसने पे ऑफ अपनी लायबिलिटी करनी थी। और अगर हम उसको डिडक्ट कर लेते उस टैक्स को, तो फिर उतने वो कम जमा करवाता, हमारे ना काटने की वजह से उतने ज्यादा जमा करवाने पड़े हैं उसे। तो लिहाजा जो हमने जिम्मेदारी नहीं निभाई, उन्होंने खुद पे कर दिया। तो टैक्स तो आपको टैक्स चाहिए ना, अल्टीमेटली तो आपको टैक्स की रकम ही चाहिए, तो टैक्स की रकम मिल गई। हाँ, जितने दिन हमने लेट किए, 7 दिन के अंदर नहीं जमा करवाया, वो हमें 12% सरचार्ज डाल दें। तो अदालत ने कहा वेल एंड गुड, ऐसा ही है। तो लिहाजा अब ये रूल बन गया, बल्कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई कि अब अगर आप नहीं किसी का टैक्स डिडक्ट करते और अगला बंदा खुद ही जमा करवा देता है, तो फिर भी आप बरी जुम्मा हैं। ठीक है, इस बात से चलें देख लेते हैं आगे क्या है हमारा। आगे हमारा है कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 174 पर आते हैं, रूल है इसके साथ, वो भी डिस्कस करते हैं। चलें जी देखें। सेक्शन 174 की अगली कंप्लायंस है हमारी, सेक्शन 174, रिकॉर्ड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहता है कि रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स आपको रखने पड़ेंगे। मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड ऑफ बुक्स मैं आपको कहता बता देता हूँ, और इतनी किताबें आपने ज़रूर रखनी है, और हम अंदर आके उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें परमिशन है कि हम आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करें, कंप्यूटर में भी हो सकती है, कोई बात नहीं। अब पहला कि जी कितनी देर तक हम आपकी बुक्स को संभाल के रखें अपने काउंटिंग रिकॉर्ड को? कहता है 6 साल तक। 6 साल तक कहता है, कंपनी ऑर्डिनेंस कहता है 10 साल तक। हाँ, अगर आप पीवीटी कंपनी 10 साल तक संभालें, लेकिन एफबीआर 6 सालों तक ही चेक करेगा। अगले 4 साल, पिछले 4 साल जो रह जाते हैं, वो कंपनी को जरूरत जरूर होगी। जाहिर है एलटीडी कंपनी है, पब्लिक का स्टेक है, आपने भी शेयर खरीदे हैं, पीएसओ का शेयर होल्डर मैं भी हूँ, आप भी हूँ, हम सारे मालिक हैं उसके। तो उसमें ज्यादा ग्रिप चाहिए एससीसीपी को, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं फिर, ठीक है, उनके ऊपर। तो लिहाजा रिकॉर्ड ज्यादा देर तक उनको कहते हैं संभाल के रखें, ताकि कल को कोई इशू हो तो हम आपको प्रोब कर लें आपसे पकड़ के। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड 6 साल तक आपने रखने, और अगर आप एओपी वगैरह है तो 6 साल तक। अच्छा, यहाँ पर एक बात काबिल तवज्जो है, काबिल जिक्र है, कि जो WHT, अगर आप किसी का टैक्स काटते हैं, डिडक्ट करते हैं, या आपका किसी ने डिडक्ट किया हुआ WHT रजीम में, तो इस सूरत हाल में इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। वो WHT का चालान 8 सालों बाद, 10 या 11 साल बाद, जब मर्जी आपसे पूछ लिया जाए, आपको वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ये भी एक्सप्लेनेशन है उसकी, एक लाख फैसला। अच्छा, कंप्यूटर में भी बन सकती हैं, इसमें मोटी मोटी चीजें आपको बता रहा हूँ, बोर ना होइएगा। अच्छा, 174 में आपको ये कहा कि रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना है 6 सालों तक। आपका ऑडिट वगैरह हम बैलेटिंग के जरिए, वैसे 122(5)(a) के जरिए, सेक्शन 161 के जरिए आपका ऑडिट किया जा सकता है। अच्छा, प्लेस रूल आ गए जी, आ गए 29, 30, 31, 32, 33। चलें जी, जो जो सा रूल मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। कौन सी जगह? कहता है जगह है जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार जहाँ करते हैं, कैरिंग आउट कर रहे हैं, कैरी आउट कर रहे हैं, वहां पर। ठीक है, और अगर सैलरी पर्सन है या इस टाइप का है, तो आपके घर में होना चाहिए।
ये नहीं कि जनाब फैक्ट्री में रिकॉर्ड ही नहीं है और बाहर के मुल्क गया हुआ है, ऐसा नहीं है। मिनिमम कम से कम बुक्स आपने क्या करनी है, ये लंबी चौड़ी की डिटेल है, आप रूल 29, 30, 28, 29, 30, 31, 32, 33 को पढ़ लीजिए। रूल में इसमें कम से कम जो किताबें एफबीआर रिक्वायर करता है कि ये आपके पास हो, वो सारी हैं कि जो आप नॉर्मल रूटीन में आप बनाते हैं ना, ये वो सारी है। इसमें कोई नहीं है कि पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, उनके लिए क्या है, वही है, सेल का लेजर होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर होना चाहिए, लेजर सारे होने चाहिए, पार्टी वाइज डिटेल होने चाहिए, चेक बुक उनको चाहिए होती, चेक बुक उसके काउंटर फालियो, हाँ, कैश बुक मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी है कि ये जो आप रिकॉर्ड बुक्स कीपिंग कर रहे हैं, इसमें जो अकाउंटिंग यूज अप्रूवल ही ज़्यादातर लोग करते हैं, कैश तो कोई नहीं करता, कैश अलाउड भी नहीं है, एओपी को फिर भी है लेकिन वो नहीं करते 99%। 5 तरह के वोचर बनते हैं, रिकॉर्ड की बात हो रही, 5 तरह के वोचर आम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। दो कैश के आने के, दो कैश के जाने के। कैश के आने के हैं कैश रसीट वोचर, बैंक रसीट वोचर। कैश आ सकता है बैंक के जरिए या फिर कैश वैसे आ सकता है। तो कैश वैसे हाथ में आएगा कैश इन हैंड में, तो कैश रिसीट वोचर बनेगा, सीपीवी, सीआरवी। और अगर बैंक के थ्रू आया तो बीआरवी, बैंक रिसीट वोचर। अब कैश के जाने के दो हैं, कैश हाथ से भी जा सकता है नकदी से भी, और कैश बैंक के थ्रू भी जा सकता है। जब कैश हाथ के थ्रू जाएगा तो सीपीवी डलेगा, कैश पेमेंट वोचर। और अगर बैंक के थ्रू जा रहा है तो बीपीवी, बैंक पेमेंट वोचर। अब आते हैं पांचवें और नहायत इंपॉर्टेंट वोचर की तरफ, ये है जेवीआर, जनरल वोचर। इसमें कोई कैश कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट होती है। जैसे सैलरी की है, सैलरी का खर्चा बुक करना है तो सैलरी अकाउंट टू सैलरी पेबल, अक्रूवल डालनी है, कोई अनअर्न्ड इनकम डालनी है, कोई डेप्रिसिएशन डालना है, ठीक है, कोई प्रीपेड इंश्योरेंस को एक्सपायर करना है, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। और सबसे खतरनाक ये है, कंपनियों में ज्यादा रोल है इसी जेवीआर पर डालते हैं, क्योंकि इसमें साइन बंदा करवा दे बेहतर रहता है। मालकान के ज्यादा मालकान कहेंगे कि ये जो मेरे पैसे फलां बंदे से लेने थे ना, वो अब मैंने उससे ले लिए हैं, तो ड्राइंग डाल दो। तो पैसे तो आपके पास आए नहीं डायरेक्टली, तो आपने रिसीवेबल को और मालिक की ड्राइंग को दोनों को एडजस्ट करना है, ठीक है। इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन इसमें साइन वोचर वगैरह वो बंदा करवा के रखे तो रोला नहीं डलता ज्यादा। अच्छा, ये 5 तरह के वोचर हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो मैनेजमेंट के अकाउंट्स हैं वो सारा का सारा रिकॉर्ड इधर रखना है, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें रखना है, पहले अकाउंट्स बनते हैं, अकाउंट्स टैक्स के हैं, वो ओरिजिनल अकाउंट्स होते हैं, उनको ओरिजिनल अकाउंट्स जो हैं टैक्स अकाउंट, उनको एक्सेप्ट किया जाता है आम नॉर्मल अकाउंट्स में, एक्सेल में। एक्सेल में उसमें जो सारे सेक्शन लगा के 161 और ये वो सारी चीज़ें, कि कोई ऐसा तो नहीं है कि इसका टैक्स नहीं काटा वो इसमें शो ना हो, ठीक है जी, कैश में पेमेंट्स जा रही हैं वो इसमें शो नहीं करनी, वो सारे के सारे रकमें रिमूव कर देनी है। और सिर्फ वही है कि जिनकी कंप्लाइंस होती है, जिसको हमारा ऑडिट हो जाए तो हम पकड़ ना सके, सिर्फ उन्हीं को पकड़ना है आपने, और उन्हीं के अकाउंट्स बनाने हैं टैक्स के, और उन्हीं के साथ वोचर लगाने हैं। जब वो आता है ऑडिट करने के लिए, आपका रिकॉर्ड मांगता है जो 6 सालों तक आपने महफूज रखना था, तो उसमें पहली बात करता है कि मुझे थर्ड पार्टी के डॉक्यूमेंट चाहिए। थर्ड पार्टी एविडेंसेस इसको कहा जाता है, ऑडिट की इस्तेलाह। होता यूं है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस थर्ड पार्टी एविडेंस होते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी सेल को या खर्चों को चेक करना है कि आपने तनख्वाह वाकई दी हुई है कि वैसे आम ही 12 लाख के खर्चे डाल दिए, आपने दिए दिए कोई नहीं, तो वो कहता है मुझे थर्ड पार्टी एविडेंस के जरिए मुझे चेक कराएं, सैलरी शीट ना मुझे दिखाएं, ये तो सेल्फ जनरेटेड है, आप अपने हाथ से भी साइन कर सकते हैं एम्प्लॉय की, मुझे तनख्वाह निकलती हुई नजर आनी चाहिए बैंक अकाउंट से। तो बैंक का जो अकाउंट है वो एक थर्ड पार्टी एविडेंस है, वो ना बैंक स्टेटमेंट मैंने बनाई है ना एफबीआर ने बनाई है, वो थर्ड पार्टी ने बनाई है, तो जिस पर किसी का असर और सूख नहीं चलता। तो लिहाजा वो उन डॉक्यूमेंट को पहले हाथ डालेगा जिसको जनरेट किया हुआ थर्ड पार्टी ने, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कभी झूठ नहीं बोलेगी, ना एफबीआर की सुनी जाएगी ना मेरी, तो खर्चे वेरीफाई होंगे थर्ड पार्टी एविडेंस से। तो आपके सेल्फ जनरेटेड डॉक्यूमेंट हैं उनको नहीं वो टच भी नहीं करेगा, वो कहेगा तो सेल्फ जनरेटेड है, ये तो आपने खुद बना लिया होगा सारा रिकॉर्ड, तो असल रिकॉर्ड तो वही है जो थर्ड पार्टी से वेरीफाई हो जाए। तो जो थर्ड पार्टी वाला डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज्यादा तरतीब से रखें, मैक्सिमम उसको कंसीडर करें, ज्यादा वो इकट्ठे करें डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये उसको मानेगा। और वहां से आपके खर्चे, क्योंकि सेल का तो ऑडिट नहीं ना, आप कह रहे हैं मेरी 10 करोड़ सेल है, वो तो अच्छी बात है, आप कह रहे हैं 12 है, वो कहता है और अच्छी बात है,
तो वो कहता मुझे क्या चेक करने की जरूरत है, मुझे तो खर्चे चेक कराएं, मैं डिसअलाउड करने के लिए इसको चेक करूं और मैं देखूं कि कोई खर्चा ऐसा है जो आपने डाला और हम उसको नहीं मानते थे इन 16 खर्चों में से, तो उसको मैं डिसअलाउड करूं ताकि आपका पोटेंशियल बने और टैक्स ज्यादा बने आपका। तो मैं तो ये काम करूंगा, वो ये कहेगा। तो लिहाजा आप अकाउंटिंग ऐसे करें, हर महीने ओरिजिनल अकाउंट्स में से आप एक्सेल में पहले डेटा शिफ्ट करें और उसकी कंप्लाइंस बना के सारे सेक्शन के तहत आ रही हो, कैश से पेमेंट करने वाली कैश से हो, उसमें थ्रेश होल्ड 50,000 और 10,000 की ट्रांजेक्शन का वो उसका ख्याल रखना है। मालकान आपसे पूछ कर काम करेंगे टैक्स मैनेजर से कि ये जो पेमेंट है ये किस अकाउंट से करनी है, ये अब मैं 25,000 किसको देने लगा हूँ तो आपने कहना बैंक से दें। ठीक है, ये सारा आपसे पूछ कर किया जाता है। ड्राइंग है तो आपको कहेगा कि जी कैश की ड्राइंग मैंने 2 करोड़ ले ली हुई है। ठीक है, आप कहेंगे कि नहीं यार इतनी ड्राइंग अलाउड ही नहीं है, तो सारे पैसे जो हैं वो बैंक के थ्रू शिफ्ट होने चाहिए। कल को ड्राइंग साबित नहीं हो सकेगी, थर्ड पार्टी एविडेंस कोई भी नहीं है, तो वो वेरीफाई नहीं करेगा उसे। तो लिहाजा आप जो उसे हर बंदे को हर बंदा टैक्स मैनेजर से मशवरा लेता है, और आपको जो मैं मशवरा दूंगा वो टैक्स मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे कि किस तरह टैक्स मैनेज करना है, फिर ही आप आगे मशवरा दे सकेंगे। अभी तो डेली बेसिस पर जो काम करना है एक कंपनी में बैठ के, उन्हीं की कंप्लाइंसेस अभी तो आप चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा जी, अब वो जो रिकॉर्ड है उसको आपने संभाल लेना है, उसको जो वोचर हैं जो थर्ड पार्टी एविडेंसेस वाले हैं उनको स्टेप करके अलग वोचर बना लें। मैनेजमेंट वाला रिकॉर्ड अपने ऑफिस में कम से कम रखें, टैक्स वाला रिकॉर्ड ज़्यादा रखें, कभी भी छापा मार सकते हैं अगर आप उनकी नज़रों में हैं तो। फिर वो सारा रिकॉर्ड निकाल लेंगे, कंप्यूटर से भी उठा के लेके जा सकते हैं और आपका ओरिजिनल अकाउंट्स पता चल जाएगा। जो सेल छुपाने वाली है टैक्स मैनेजमेंट में जाके, वो फिर उनके सामने आ जाएंगे, टैक्स ज़्यादा कट जाएगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो लिहाजा अपना टैक्स का जो रिकॉर्ड है हर महीने उसको अपडेट करके उसका पलंदा बना के साइड पर रख दें, और उसके ऊपर सेल का लेजर, परचेज का लेजर सारा, और सारी 100% ये सेक्शन की कंप्लाइंसेस भी होनी चाहिए। बैंक बैंक की जो स्टेटमेंट हर महीने की निकलवा कर, वो तो मैनेजर अकाउंट्स भी निकलवाता होगा, उसने बैंक रिकॉन्सिलिएशन करनी होगी ना, लेकिन आपको उसके लिए ज़रूरत नहीं है। आप हर अकाउंट का हर ट्रांजेक्शन की उर्दू में या इंग्लिश में नरेशन लिखें, ये ड्राइंग के लिए गए, ये फलां के लिए, क्योंकि साल बाद देखेंगे तो आपको याद नहीं रहना ट्रांजेक्शन, महीने के महीने कर लेंगे ना, आपको फ़ायदा होगा। तो आप उर्दू में लिखते जाएं ताकि हर महीने का रिकॉर्ड बन जाए, कल को ऑडिट निकल आए बैलेटिंग में तो आपका कहे कि ये 25 लाख कहाँ से, तो आप बताएं कि जनाब ये मालिक के अकाउंट में जा रहा है, ये ड्राइंग है मेरी। हर चीज़ उसको वेरीफाई करवाएं, और ये बैंक के थ्रू ही काम करना ज़्यादा है हमें, क्योंकि वहाँ से वो मानेगा, वैसे चीज़ें कम मानेगा। लेकिन हम वैसे ही मनवाएंगे, लेकिन टैक्स मैनेजमेंट में आप पढ़ सकेंगे। अभी तो आप जो काम ओरिजिनल होता है वही पढ़ें। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट लिखे हैं कि जो ये पढ़ लें यहाँ से, कि जो आपको रखने हैं अपने पास 6 साल तक संभाल के। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 6।